नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीडियो बातनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध। पहले तो सीधे सीधे समझेंगे कि स्मॉल r इक्वल टू होता है 2f, यानी चित्र से ही पता चल रहा है कि यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर दर्पण का ध्रुव यहाँ तक की दूरी को वक्र क्या कहते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, स्मॉल r कहते हैं। उसके बाद f से लेकर p तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, चित्र में ही दिख रहा होगा कि जो f है, f जो है वो स्मॉल r का आधा है, या r जो है वो f 2f, इसके दो गुने, f का दो गुने के बराबर वही लिखा गया है। जो स्मॉल r है, स्मॉल r जो है स्मॉल f का दो गुना है, यानी इसकी जो दूरी है वो दो गुना, उसमें स्मॉल f का दो का गुणा करेंगे तो स्मॉल r आएगा। आज हम इसी को सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में स्मॉल r तथा f में संबंध क्या होता है और कैसे सिद्ध करना है उसे देखिए। पहले कहेंगे कि m1 m2 द्वारा का एक अवतल दर्पण, m1 m2 ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, इसलिए कहेंगे कि m1 m2 इसका द्वारक है, इस अवतल दर्पण का द्वारक है, इसलिए कहेंगे कि m1 m2 द्वारक का एक अवतल दर्पण जिसमें एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए ये AB प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष CP के समांतर है, उसके बाद टकराने के बाद किससे होकर जाती है, F मुख्य फोकस से होकर जाती है। क्या कहेंगे कि पॉइंट B को, बिंदु B को पॉइंट C वक्रता केंद्र C से मिलाने पर, इस प्रकार हमने इसको मिला दिया। अब देखिए इसमें क्या कहेंगे कि कोण, कहेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF। देखिए कैसे, ABC यहाँ पर कोण ABC, यहाँ पर क्या हो गया, आपतन कोण I, जिस प्रकार आप पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन में, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पर क्या होता था, अभिलंब। अब देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल I से। उसके बाद अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए इसी चित्र को, इसी फिगर को सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है। देखिए इसमें इसको मान लेते हैं A B C और ये F। अब देखिए कोण ABC, कोण ABC यहाँ पर लिख दिए। और देखिए परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर जो होता है वो R के बराबर होता है, I बराबर R के बराबर होता है, यानी ABC कोण जो होगा CBF के बराबर होगा। तो वही इसमें लिखा गया है, कोण ABC बराबर, यानी I बराबर क्या हो गया है, CBF, ये कोण इस कोण के बराबर है, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। उसके बाद देखिए, यानी परावर्तन का नियम क्या है, पहले फिर से समझेंगे। कोई प्रकाश किरण AB, कोई प्रकाश किरण AB मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, यानी इनकी बीच की दूरी हर जगह समान है। उसके बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद कहेंगे कि पॉइंट B को पॉइंट C से मिलाने पर, जब इसको इससे मिला देते हैं तो ये एक अभिलंब का कार्य करता है, अभिलंब का, और ये आपतित किरण हो जाती है, ये परावर्तित किरण हो जाती है, ये अभिलंब हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण CBF, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये किसका नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब देखिए उसके आगे कहेंगे कोण ABC बराबर कोण BCF, एकांतर कोण से,
अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है, कोण ए बी सी। देखिए बीच वाले लेते हैं, बीच वाला मेन होता है बी। अब देखिए यानी कि बी पर आई बन रहा था। अब ये एकांतर कोण क्या होता है कि कोण ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, इसे कहते हैं एकांतर कोण। यानी बी पर जो कोण बनेगा, सी पर जो कोण बनेगा, एक दूसरे के बराबर होंगे तो उसे कहेंगे एकांतर कोण। अब देखिए ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी दोनों में एक ही है, यानी इसके बराबर इसको लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए ए बी सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं सी बी एफ। ए बी के स्थान पर, ये इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं कोण सी बी एफ, और पहले से ऑलरेडी ए बी सी के बराबर क्या है बी सी एफ। अब देखिए यानी कि कोण बी ये वाला कोण सी के बराबर हो गया। कैसे देखिए सी बी एफ यानी बीच में बी है तो बी पर जो कोण बनेगा ये बराबर कोण बी सी एफ, इसके बीच यानी जो बी पर कोण बनेगा जो सी पर कोण बनेगा दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए क्या होगा, इसके आधार जलेंगे। यहां पर देखिए एक त्रिभुज बन गया इस प्रकार। क्या था बी सी एफ। अब देखिए कोण सी बी एफ, तो कोण बी में देखिए यहां पर कोण बी है यानी ये आधार हो गया, ये हमारा बी एफ, ये क्या हो गया आधार हो गया, यानी सी बी एफ के स्थान पर हम लिख सकते हैं बी एफ। अब लिख दिए बी एफ बराबर। अब देखिए कोण बी सी एफ ये वाला कोण जिस भुजा पर ये हमारा कर्ण है, अब देखिए ये वाली कर्ण हो गई, जिस भुजा पर ये कोण गिरती है, ये कोण जिस कर्ण को छोड़कर जिस भुजा को टच करती है उसे बोलते हैं आधार। और हमें आधार को ही लेना है, देखिए कैसे सी बी एफ यानी कोण बी पर बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो भुजा बी पर बन रही है। अब देखिए ये वाली कट हो गई तो ये कोण जो है इस भुजा को टच कर रही है तो इसमें ये आधार हो जाएगा, बी एफ क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, लिख दिए बी एफ। अब अगले कोण के लिए क्या है बी सी एफ। अब कोण सी पे बन रहा है, क्योंकि सी बीच में है तो जो कोण बन रहा है वो सी पर बन रहा है। ये वाली भुजा को पता है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब दूसरी भुजा कैसे निर्धारित करेंगे, जिस कर्ण को छोड़कर जिस भुजा पर एंगल बनता है इस वाली रेखा पर बन रही है, इसलिए ये हमारी आधार हो जाएगी और इसमें ये लंब हो जाएगा। तो आधार क्या है सी एफ। अब देखिए आगे, अब कहेंगे यदि दर्पण बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, इसमें आपको सिर्फ बड़ा इसलिए बताया गया ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन ये बहुत छोटा है तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट बी के नजदीक होगा। ये पॉइंट किसके नजदीक होगा बी के नजदीक होगा, यानी हम बी के स्थान पर पी भी ले सकते हैं, बी के स्थान पर पी ले सकते हैं। देखिए क्या है, शुरू से फिर से ये वाला कोण बी जो था ये कोण पहले इसके बराबर हुआ परावर्तन के नियम से, आई बराबर आर हो जाता है परावर्तन के नियम से। फिर उसके बाद क्या होता है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है दूसरा। फिर तीसरी लाइन क्या कहती है ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है तीसरी लाइन। फिर चौथी लाइन क्या है कि इस कोण पर ये हमारी मान लीजिए कर्ण है, ये एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया जिसमें ये वाली भुजा कर्ण है, तो इस वाले एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा तो उसे लिख लेंगे सी एफ इस वाले एंगल के लिए। अब सी बीच में होना चाहिए, सी बीच में, इसलिए इसका आधार क्या है सी एफ। अब देखिए इस वाले एंगल के लिए, एंगल बी के लिए, कोण जो एंगल बी बना है इसमें देखिए ये कर्ण है और अगली भुजा कौन सी है इस पे बन रहा है एंगल, इसलिए ये आधार हो जाएगा, इसमें आधार क्या लेंगे बी एफ लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया बी एफ हो गया। अब देखिए आगे देखिए क्या होगा, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नजदीक हो जाएगा, पॉइंट बी पॉइंट पी के नजदीक होगा,
चित्र बहुत बड़ा बना है इसलिए इनके बीच की दूरी बढ़ गई। द्वारक बहुत छोटा होगा, लेंस इतना बड़ा होता है तो उसका द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट P जो हो जाएगा इसके बिंदु P के करीब हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि BF जो दूरी है, BF जो दूरी है वो लगभग FP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, FP। यानी ये दूरी जब ये पॉइंट इस पॉइंट के नजदीक हो जाएगा तो इसकी बीच की जो दूरी है वो इसकी बीच की दूरी की क्या हो जाएगा, लगभग बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, BF के स्थान पर, BF के स्थान पर FP या PF ले सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहां पर क्या है, PC लेंगे, PC पॉइंट P से C इक्वल टू, अब यहां पर क्या हो जाएगा, PF प्लस FC, PF प्लस FC। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी दूरी, ये PC पूरी दूरी जो है ये PF प्लस FC दोनों दूरी को जोड़कर उनके बराबर है। यानी पूरी दूरी, इस दूरी PF प्लस FC दोनों को मिला देंगे तो PC हो जाएगा। वही लिखा गया है PC पूरी दूरी प्लस PF प्लस FC, ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि PF जो है CF के लगभग बराबर है, यहां पर कहेंगे PF बराबर FC, ये इसके बराबर है, यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, PC इक्वल टू PF को PF रहने देंगे, फिर प्लस FC इस दूरी को, FC इसको लिख सकते हैं PF, FC इस दूरी को लिख सकते हैं PF, क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर FC के स्थान पर PF लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे PF। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए PC बराबर 2PF। अब देखिए PC आपको पढ़ाया गया था एक दिन की दर्पण का ध्रुव तथा दर्पण की वक्रता केंद्र दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। C से लेकर P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यानी PC यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू 2 इंटू PF। आपको एक दिन बताया गया था कि दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए PF के स्थान पर हम लिख सकते हैं फोकस दूरी यानी f, स्मॉल f लिख दिए। अब देखिए आगे r इक्वल टू हो जाएगा 2f, या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, इसे इस बगल लेके आएंगे, हो जाएगा r/2 इक्वल टू f, या इसको सही दिशा में लिख दे, या इक्वल टू r/2। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया अवतल दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए इसमें जो है सूत्र से आपको स्पष्ट हो गया कि अवतल दर्पण, ये सिर्फ अवतल दर्पण के लिए सिद्ध किया गया है। देखिए फोकस दूरी जो है वो त्रिज्या की आधी होती है, या इसे समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से स्पष्ट है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी f दोनों को जोड़ेंगे तो स्मॉल r आएगा, यानी कि ये दूरी जो है फोकस दूरी की डबल होती है। या इस प्रकार कहते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए इसमें लिखने के लिए परावर्तन के नियम है, इसके सामने रहेगा एकांतर कोण, इसके सामने रहेगा, और ये वाला समीकरण जो है PF इक्वल टू FC, ये इसका है। यहाँ पर FC के स्थान पर हम रखते हैं PF, FC के स्थान पर क्या रखते हैं PF। तो इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ा रहता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r तथा फोकस दूरी f में संबंध, इसके पहले अवतल दर्पण में r इक्वल टू f/2 सिद्ध हो चुका है। अब देखिए
अब इसमें हम जो है आप लोगों को बताएंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में r = f/2 इसे सिद्ध करना है। देखिए कहेंगे कि m1 m2 द्वारा का एक उत्तल लेंस, फिर उसके बाद कहेंगे उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f, मुख्य फोकस f है, वक्रता केंद्र C है। कहेंगे कि कोई किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तथा दर्पण से परावर्तित होती है। कोई प्रकाश किरण AB दर्पण से AB जो है मुख्य अक्ष के, पहले क्या है, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है, फिर परावर्तित हो रही है। तो यही बात हम करेंगे कि प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तित हो रही है। अब देखिए क्या कहेंगे कि इस बिंदु B को बिंदु C से मिलाने पर, बिंदु B को बिंदु C से मिलाने पर, और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये देखिए AB जो प्रकाश किरण है वो पॉइंट F मतलब कि मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए क्या कहेंगे, ये देखिए ये प्रकाश किरण जो है दर्पण पर आ रही है, इसीलिए इसे कहते हैं आपतित किरण, और ये दर्पण से दूर जा रही है, परावर्तित होकर जा रही है, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद देखिए अब ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। पॉइंट बी को आगे की तरफ बढ़ा दिए तो कहां तक बढ़ाएंगे, पॉइंट सी तक बढ़ाएंगे और पॉइंट एन तक बढ़ा दिए। अब देखिए ये अभिलंब का कार्य करेगा और ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, आई। उसके बाद अभिलंब तथा अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन रहा है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण बन रहा है। अब देखिए परावर्तन के नियम से आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए हमारी पहली लाइन क्या हो जाएगी, आपतन कोण। I देखिए कहां से निकलेंगे, कोण ABN लिखेंगे, कोण ABN, फिर इक्वल टू कोण परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, NBD, कोण NBD। ये किस नियम से है, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से I बराबर R हो गया, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, कोण ABN इक्वल टू कोण FCB, यानी आपतन कोण I जो है वो कोण C FCB ABN जो है इसके बीच जो कोण बनेगा वो FCB इस कोण के बराबर है, किससे, संगत कोण के नियम से, संगत कोण के नियम से, संगत कोण के नियम से हो गया। उसके बाद देखिए अब देखिए यानी कि ABN के स्थान पर हम NBD लिख सकते हैं, तो ABN के स्थान पर NBD लिख दे रहे हैं, कोण NBD इक्वल टू FCB को उसी तरह छोड़ देंगे, कोण FCB। यानी कि NBD जो कोण है, कोण NBD बराबर FCB, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। उसके बाद अब क्या कहेंगे, देखिए कहेंगे कोण NBD इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं कोण CBF। कैसे, देखिए NBD ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, CBF ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरण से, इस दोनों समीकरण से क्या लिख सकते हैं, कोण FCB इक्वल टू कोण CBF, यानी कि ये वाला कोण FCB ये वाला कोण CBF इस कोण के बराबर हो गया। अब देखिए जो कोण बना है इसके सामने वाली रेखा भी, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इन कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। अब देखिए
कोण FCB, यहाँ पर क्या है FCB, यानी C कोण कहां बन रहा है C पे, तो C के सामने वाली भुजा क्या है BF, यानी FCB के स्थान पर हम लिख सकते हैं BF इक्वल। अगला हमारा कोण क्या है CBF, CBF यहां पर कोण बन रहा है B पर, B के सामने वाली भुजा क्या है FC, इसको लिख सकते हैं क्या FC, यानी BF FC ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा कि अगर हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा होगा अगर, तो ये वाला पॉइंट ध्रुव पॉइंट B जो है वो पॉइंट P के नजदीक होगा, तो ये FB जो FB है इसे FP के समान मान लेते हैं, यानी इनकी दूरी लगभग क्या होगी एक दूसरे के समान होगी। जहां पर हम FB माने वहां पर FP मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए पॉइंट B जो है वो पॉइंट P के करीब होगा, नजदीक होगा। तो यहाँ पर BF के स्थान पर हम लिख सकते हैं PF, यहाँ पर लिख देंगे पहले एक बार BF इक्वल टू PF। अब देखिए इस समीकरण में BF के स्थान पर हम रख सकते हैं PF, यहां पर रख देंगे PF, हो गया। अब देखिए यहां तक ये सही हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा PC पूरी दूरी कितनी है PC इक्वल टू पूरी दूरी किसके बराबर होगी PF प्लस FC, जोड़ देंगे PF प्लस FC। अब देखिए PC इक्वल टू जो हो जाएगा PF ऑलरेडी है और FC। अब देखिए PF FC यानी PF जो है प्लस FC के स्थान पर हम PF लिख सकते हैं, क्योंकि PF FC जो दूरी है वो PF के समान है, ये दूरी इस दूरी के बराबर है, इसलिए इस दूरी बराबर इस दूरी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर PF के स्थान पर PF लिख दिए प्लस FC के स्थान पर PF लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए PF, फिर लिखेंगे PC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2PF। अब देखिए PC दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या स्मॉल r कहते हैं, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r कहते हैं, यानी PC के स्थान पर स्मॉल r रख सकते हैं इक्वल टू 2 इनटू। अब देखिए PF परिभाषा में बताया गया था कि ध्रुव मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं, यानी PF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं F, ये हमारी फोकस दूरी हो गई और ये वक्रता त्रिज्या हो गई। तो क्या हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 2F, पहला संबंध हो गया। फिर दूसरा संबंध F इक्वल टू हो जाएगा r अपान 2। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण के समान ही उत्तल दर्पण में भी जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। और दूसरे समीकरण से क्या पता चल रहा है कि F फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है,